नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। यहाँ पर दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के महत्वपूर्ण 21 क्वेश्चंस की, जो कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने केवल 5 क्वेश्चंस को किया था और वो 5 क्वेश्चंस थे, उसके साथ में और भी बहुत सारी चीजें आपको बताई गई थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहां पर प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर के एक प्लेलिस्ट में आपका बना हुआ है, उसको आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, आज 21 क्वेश्चंस की हम लोग चर्चा करेंगे और ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और टोटल हम कितने क्वेश्चंस को करने वाले हैं? 50 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो 5 अपने हो चुके हैं और 21 आज करेंगे, यानी कि 26 क्वेश्चंस को हम लोग कर चुके हैं, कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो 24 क्वेश्चंस बचेंगे एक वीडियो में मैं आपको और दे दूंगा कल, और आपके जितने भी डाउट्स हैं वहां पर मैं क्लियर करता हुआ चलूंगा। तो सबसे पहले आपने बनाई होगी आईईपी की फाइल। किसकी बनाई? इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम की फाइल बनाई होगी। उस पर जब आपने आईडी बच्चे को वहां पर लिया होगा तो आपने किस असेसमेंट टूल से जो है असेसमेंट किया वो भी लिखा होगा। तो आईडी बच्चों के लिए असेसमेंट टूल कौन कौन से? एफएससीपी, जिसको हम लोग फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग कहते हैं। एमडीपीएस, जहां पर 18 कौशल डोमेन होते हैं, 360 क्वेश्चन होते हैं, जिसको हम लोग मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम कहते हैं। बेसिक एमआर, जिसको हम लोग बिहेवियर असेसमेंट स्किल फॉर इंडियन चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं। इसमें एक होता है पार्ट ए, पार्ट ए होता है, इसमें होता है पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में बच्चे के स्किल बिहेवियर की बात करते हैं और पार्ट बी में बच्चे का हम लोग प्रॉब्लम बिहेवियर की बात करते हैं। ठीक है, पार्ट ए में कुल 7 कौशल क्षेत्र होते हैं और भैया एक कौशल क्षेत्र में 40 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 280 क्वेश्चन यहां पर आपको पार्ट ए में देखने को मिलता है। और यही आपने पार्ट ए जो है अगर लगाया होगा तो बेसिक एमआर पार्ट ए आपने लगाया होगा। वीएसएमएस यानी कि विनलैंड सोशल मैच्योरिटी स्किल, ये भी आपका क्या होता है? बच्चे के असेसमेंट टूल होता है। और उसके बाद बीकेटी बाइंड आपका बिने का मार्ट टेस्ट, जिसको आईक्यू का आकलन करना होता है, वहां पर उपयोग होता है। तो पूछ दे भाई कि आपने कौन सा टूल लगाया है, तो जो टूल आप लगाए हो उसके बारे में अच्छे से याद कर लेना, आपने अपनी फाइल में लिखा होगा। उसके बाद में अगर आपको इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं कि सर हमको डिटेल में पढ़ा दीजिए, तो पढ़ा दिया जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, एसएलडी के लिए यानी कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए जो टूल्स होंगे, तो हम कहेंगे भैया सबसे पहला आपका जो एनआईएमएच एएनएस एसएलडी, ये आपका। उसके बाद में ग्लैड ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस। उसके बाद में डीएएसएस यानी कि डिसलेक्सिया असेसमेंट आपका स्क्रीनिंग जो टूल सिस्टम होता है। इसको भैया थोड़ा सही कर लीजिएगा, भाई मैं सोचूं कि ये गलत कैसे हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। डीएएसएस की फुल फॉर्म होती है जो है डिप्रेशन, ठीक है, डिप्रेशन एंड एंजाइटी आपका एंड स्ट्रेस स्केल। ठीक है, हालांकि ये आपके उसमें भी नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, तो अगर आपको ये नहीं याद करना है तो आप इसको ना याद कीजिए। ये 3 जरूर याद कर लीजिएगा। ग्लैड आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, और ये आपका डीटीआरडी डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ रीडिंग डिसऑर्डर। ठीक है, ये 3 जरूर याद कर लीजिएगा भैया। ठीक है, एसएलडी के लिए और भी याद करना हो तो और भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं असेसमेंट रिपोर्ट राइटिंग कैसे बनाई जाती है, असेसमेंट की रिपोर्ट राइटिंग कैसे बनाई जाती है, तो भाई असेसमेंट की जब आप रिपोर्ट राइटिंग बनाओगे सबसे पहले बच्चे का डेमोग्राफिक डेटा लगाते होगे। ये एक पेज में आपने लगाया होगा, वहां पर बच्चे का नाम, आयु, पिता का नाम, माता का नाम, कक्षा, केस हिस्ट्री, ये सब आप लोग वहां पर लिखते हैं।
उसके बाद में जब वो लगा लेते हैं तो बच्चे का वर्तमान स्तर जानते हैं, करंट लेवल। करंट लेवल में आपको क्या देखने को मिलता है कि भैया करंट लेवल आपका क्या है, बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, जो भी कठिनाई आ रही है, जो भी उसकी स्ट्रेंथ है, उसका आप वहाँ पर पता लगाते हैं। इसके बाद में बच्चे का जो टेस्ट रिजल्ट है उसका उपयोग करते हैं। उसके लिए आप क्या टूल्स का उपयोग करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको टूल्स बताया, भाई FSGP का आपने उपयोग किया या MBPS का उपयोग किया या बेसिक MR का उपयोग किया या किस टूल का आपने उपयोग किया। जब टूल आप उपयोग कर लेते हैं वहां पर भैया जो है आप जान लेते हैं कि भाई उनका स्कोर क्या है। उसके बाद में आप उस चीज का विश्लेषण कर लेते हैं। इसके बाद में रिकमेंड करते हैं कि भाई किसके पास जाना चाहिए, स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, या कक्षा में कोई बदलाव कर सकते हैं, IP में हम कोई सुझाव दे सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। और जो भी ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं इस पर भैया स्पेशल एजुकेटर, साइकोलॉजिस्ट के सभी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य होता है। तो ये होता है रिपोर्ट राइटिंग तैयार करते हैं कैसे हम लोग असेसमेंट करके, ठीक है। उसके बाद में पेरेंट इंटरव्यू का महत्व, भाई पेरेंट्स से हम लोग केस हिस्ट्री लेते हैं, बच्चे का जन्म क्या हुआ, कब हुआ, सॉरी क्या हुआ क्या कब हुआ भैया, है ना, वर्तमान स्तर क्या है, आपके साथ बच्चा रहता है तो क्या करता है, सारी जानकारी, बच्चे के डेवलपमेंटल माइलस्टोन के संबंधित सारी जानकारी कि भाई उसका जो है डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, कहाँ पर वो पिछड़ गया, क्या आपको लगा तो आप हमारे पास, तो ये सारी चीजें जो है आप किससे लेते हो, माता पिता से लेते हो, पेरेंट्स से मांगते हो। पेरेंट्स से जब आप इसको मांगते हो तो पेरेंट्स हर चीज देता है, बच्चे के बारे में, बच्चे का व्यवहार क्या है, घर पर कैसा व्यवहार करता है बच्चा, ये सारी चीजें। इसके बाद में आप क्या करते हो, माता पिता से पूछ करके बच्चे का लक्ष्य निर्धारित करते हो, क्योंकि आप जान चुके हो कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, बच्चे की वीकनेस क्या है। तो भैया आप क्या करते हो, बच्चे के लिए कह सकते हैं कि भैया गोल तैयार करते हो। जो आप गोल तैयार करते हो, प्राथमिकता देते हो कि भाई बच्चा जो है अपने ADL को मजबूत कर ले या बच्चा अपनी शैक्षिक चीजों को मजबूत कर ले, जो भी प्राथमिकता होती है वो आप देते हो और बच्चे को सिखाना शुरू करते हो। जब भाई सिखाना शुरू करते हो तो वो चीज माता पिता को भी बताते हो कि भैया आप ऐसा करो, आप भी सिखाओ मैं भी सिखा रहा हूं, और दोनों मिलकर के जब काम करेंगे तो भैया बेहतर बच्चा हो पाएगा, ठीक है। तो पेरेंट इंटरव्यू का ये महत्व होता है। एजुकेशनल असेसमेंट के स्टेप्स लिखिए। भाई एजुकेशनल असेसमेंट क्या होता है, जहां पर हम सबसे पहले स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, जांच करते हैं। जांच का मतलब ही है कि बच्चे की शुरुआती पहचान करना, समग्र जनसंख्या में उन व्यक्तियों की पहचान करना जिसमें अगर कोई हस्तक्षेप करें तो उनको लाभ हो पाए। तो हस्तक्षेप जब भी करेंगे जब उनकी पहचान होगी, और जब पहचान होगी तो हम क्या करेंगे, किसी ना किसी के पास रेफर करेंगे कि आप जो है इसकी विस्तृत जांच करें। और जब विस्तृत जांच हो जाएगी, विस्तृत जांच कैसे होगी, किसी ना किसी टूल के माध्यम से, बच्चे की समस्या क्या है आकलन करके होगा। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, बच्चे का टेस्ट ले सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, डेटा एकत्रित कर सकते हैं। इन सब चीजों को करेंगे तो भैया बच्चे की क्या होगा, बच्चे का कमजोरी इसका विश्लेषण कर पाएगा, ताकत की आप बात कर पाओगे, ठीक है। रिपोर्ट और योजनाएं बन पाएंगी, बेहतर हो पाएंगी, इससे IP का निर्माण बेहतर रूप से हो पाएगा। इसलिए बच्चे का एजुकेशन असेसमेंट किया जाता है। एक सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले देखिए, अगर आपको बेहतर तैयारी करनी है, अगर आप चाहते हैं कि कम समय, क्योंकि समय आपको पता है 25 जून से आप सभी के एग्जाम है, 25 जून 2026 से आप सभी के एग्जाम है। अगर आपको बेहतर तैयारी करनी है, जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उसकी PDF आपको मिल रही है। अगर आपको ये PDF चाहिए, इसके लिए अभी ऑफर चल रहा है, केवल 299 में आपको 6 सब्जेक्ट की PDF मिल जाएगी, और 6 सब्जेक्ट वो भी थ्योरी के, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी से लेकर के आपके लास्ट 6 सब्जेक्ट तक। इसमें केवल वही क्वेश्चंस होंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जो आने वाले पेपर में होंगे, और बहुत कुछ आपको यहां से देखने को मिलेगा। ये अगर आपको PDF चाहिए तो आप भैया 9118182056 पर अपना नाम और अपना कोर्स, फर्स्ट ईयर में है आप, आपके पास DED IDD का कोर्स है, लिख करके आप भेज सकते हैं, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहिए हमारे पास भेज देंगे, तब भी मैं समझ जाऊंगा कि आपको क्या चाहिए। 299 में जैसे आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट के बाद में आपके पास तुरंत PDF भेज दी जाएगी। तो अगर जिसको लेना है ले सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं IP क्या है, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम क्या है। इसको थोड़ा हम लोग रब कर लेते हैं, ज्यादा हो गया भैया, ठीक है, इसको रब कर लेते हैं। इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम, व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना, ये क्या होती है, एक लिखित दस्तावेज होती है जो बच्चे की विशिष्ट आवश्यकता, ताकत, कमजोरियों को ध्यान में रख करके बनाई जाती है।
ये बनाई इसीलिए जाती है कि बच्चा समाज की मुख्य धारा में जुड़ सके और भैया कुछ सीख सके। ठीक है, आईपी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, आईपी के घटक क्या होते हैं, आईपी के घटक क्या होते हैं, इसकी हम लोग बात कर ले। आईपी का मतलब ये होता है कि बच्चे की वर्तमान प्रोफाइल यानी कि करंट परफॉर्मेंस के बारे में जाना जाए, बच्चे का शैक्षणिक व्यवहारिक स्तर को जाना जाए। बच्चे की जब इन चीजों को आप जान लेंगे तो आप क्या करेंगे, बच्चे का एनुअल गोल बनाएंगे, यानी कि लॉन्ग टर्म गोल बनाएंगे। उसकी उसी लॉन्ग टर्म गोल में से आप छोटे छोटे गोल्स को बनाएंगे, इसको आप लोग क्या कहेंगे, शॉर्ट टर्म गोल कहेंगे। तो जो भी लॉन्ग टर्म आप गोल बनाएंगे और शॉर्ट टर्म गोल बनाएंगे, उनको आप क्या करेंगे, महीने के हिसाब से या 3 महीने के हिसाब से छोटी छोटी चीजों में करके आप बांट लेंगे। और बांट लेंगे उसके बाद में आप क्या करेंगे, उसके बाद में आप क्या करेंगे, बच्चे को सर्विस प्रोवाइड करेंगे। बच्चे को जो चीज चाहिए, अगर बच्चा स्पेशल एजुकेशन में स्पेशल एजुकेटर के पास सही हो सकता है तो ठीक है, ये तो भाई स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी यहां पर आप ले जाइए। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या होता है, बच्चे को एडीएल की एक्टिविटीज सिखाई दी जाती है। स्पीच में क्या होता है, बच्चे की लैंग्वेज अच्छी की जाती है। फिजियो में क्या होता है, जो भी बच्चे में कोई समस्या होती है शरीर को लेकर के, तो उसको जो है अच्छा किया जाता है। और इन सब चीजों में आप क्या कर सकते हो, बच्चे के लिए टेलम दे सकते हो, बच्चे के लिए शिक्षण रणनीतियां अपना सकते हो। जैसे बच्चा सीखे वैसे आप सिखा सकते हो, और बच्चे के लिए मूल्यांकन योजना भी बना सकते हो। भाई हर क्षेत्र जगह पर आप बच्चे की प्रगति का आकलन करें, और आकलन करने के बाद में आप क्या कर सकते हैं भैया, बच्चे को और आगे बढ़ा सकते हैं। प्रायोरिटी गोल कैसे सेलेक्ट करें, भाई प्रायोरिटी गोल का मतलब ही है, प्रायोरिटी गोल का मतलब ही है कि आप भैया बच्चे को वो चीज प्रदान करें जिसको उस समय वो आवश्यकता है। तो भैया प्रायोरिटी गोल का मतलब ही होता है कि भाई बच्चा की क्या सेफ्टी है, बच्चा अपने एडीएल की एक्टिविटी को कर पाएगा या नहीं, बच्चा समाज में सबके साथ घुल मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। बच्चे की उम्र के हिसाब से, स्तर के हिसाब से, उसके वर्तमान स्तर को जानते हुए, ठीक है, कार्य कौशल को बेहतरीन करना। अब मान लीजिए अगर हम उसको सेफ्टी सिखा देते हैं तो प्रायोरिटी ये भी तो है कि वो अपना आग से बचाव कर सके, पानी से बचाव कर सके, कहीं जाए तो वो बता सके कि कहाँ का रहने वाला है, जहां पर उसकी आत्मरक्षा हो सके, आत्म सुरक्षा हो सके। एडीएल की एक्टिविटी सबसे जरूरी होती है, ये भी तो प्रायोरिटी होती है। हर माता पिता यही चाहते हैं कि भाई उनके बच्चे को जो है इंडिपेंडेंट बना दिया जाए। और इंडिपेंडेंट बच्चा जब ही बनता है जब वो ब्रश करना, शौचालय जाना, खाना खाना, टेबल मैनर, अपने हाथ कपड़े पहनना, इन सब चीजों को सीख लेता है। एडीएल यानी कि दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को सीख लेता है, तभी बच्चा क्या बनता है, बच्चा स्वतंत्र बनता है। तो सबसे पहले तो हमारा यही लक्ष्य होना चाहिए। इसके बाद में माता पिता की प्राथमिकता, माता पिता अपने बच्चे में सबसे पहले क्या सुधार लाना चाहते हैं। भाई आप माता पिता से भी पूछ लो कि क्या चाहिए आपको, आप बच्चे में क्या चाहते हो, किस चीज का सबसे पहले सुधार आए। क्योंकि बहुत सारे माता पिता होते हैं, अरे मेरा बच्चा बोलने लगे, मेरा बच्चा चलने लगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या माता पिता चाहते हैं ये भी आपको पूछना पड़ेगा। बच्चे की उम्र और स्तर क्या है ये भी आप ध्यान दे लो कि भाई बच्चा किस उम्र में है, किस स्तर पर है। अगर ये आप ध्यान नहीं दोगे तब भी समस्या आ सकती है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको प्रायोरिटी गोल्स में रखने होंगे। आईपी बनाने की प्रक्रिया समझाइए। भाई आईपी में आपके 5 चरण होते हैं। आईपी की टीम सबसे पहले विशेष शिक्षक जो होगा, माता पिता और अभिभावक और जो है आपके थेरेपिस्ट सारे के सारे हो गए, कक्षा अध्यापक हो गया, ये सब क्या करेंगे, सारी जानकारी को एकत्रित करेंगे, बच्चे का वर्तमान स्तर जानेंगे, ठीक है, उसकी ताकत जानेंगे, उसकी कमजोरी जानेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जब ये सब जान लेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, लक्ष्यों का बच्चे का निर्धारण करेंगे कि एनुअल गोल क्या होगा, शॉर्ट टर्म गोल क्या होगा। आपने आईपी की फाइल बनाई है, उसमें आपने लिखा भी होगा। उसके बाद में क्या किया जाएगा, उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसको अच्छा किया जाएगा। जो जो गोल्स लिए जाएंगे बच्चे को वो सिखाया जाएगा, ठीक है। सिखाने के बाद में बच्चे का फिर से समीक्षा किया जाएगा, फिर से उसका रिव्यू लिया जाएगा, फिर से उसका एवोल्यूशन किया जाएगा कि बच्चे ने कहां तक इस गोल को सीखा और कितना बदलाव हुआ, ठीक है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, बच्चे के लिए आईपी का उदाहरण लिखिए। भाई आपसे कह सकता है कि भाई ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आपने बच्चा लिया तो आपने क्या किया, कैसे आईपी बनाई, ठीक है। तो बच्चे का नाम आपने लिखा होगा,
सारी चीजें आपने लिखी होंगी। बच्चे का नाम, स्तर क्या है, आई कांटेक्ट करता है या नहीं करता है, हैंड फ्लैपिंग करता है या नहीं करता है, ठीक है, उसकी जरूरतें क्या है, वो बोल पाता है कि नहीं बोल पाता है, उसके हिसाब से आपने क्या बनाया होगा, एनुअल गोल बनाया होगा। उन्हीं एनुअल गोल्स में से आपने शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स बनाए होंगे और भैया उसके बाद में टीएलएम के साथ में आपने बच्चे के साथ काम किया होगा। ठीक है। आईडी वाले बच्चे के लिए आईपी कैसे बनाते हैं, तो वही सेम है भैया। जो भी बच्चे को सिखाओ वो कैसे सिखाओ, स्टेप्स में सिखाओ, तोड़ तोड़ करके सिखाओ। ब्रश करना सिखाना है, तोड़ तोड़ करके सिखाओ। और जब भी तोड़ तोड़ करके सिखाओ तो उसको सीक्वेंस में लगा लो। बच्चे को प्रॉम्प्टिंग देते रहो, फिजिकल प्रॉम्प्ट हुआ, जेस्चर प्रॉम्प्ट हुआ, वर्बल प्रॉम्प्ट हुआ, इसको आप देते रहो। ठीक है। बच्चे को रीइंफोर्समेंट देते रहो, शाबाश, वेरी गुड, आपने अच्छा काम किया, टॉफी वगैरह जो भी है आप देते रहो। ठीक है। और बच्चे को कैसे सिखाओ, तो सरल से कठिन की ओर सिखाओ, जिससे बच्चा सीखता रहे, अच्छा हो जाए। ठीक है। एसएलडी बच्चे के लिए आईपी कैसे तैयार करते हैं, भाई एसएलडी बच्चा है तो उसके लिए आप सबसे पहले कैसे बनाओगे, तो उसके लिए मल्टी सेंसरी अप्रोच बनाओगे, जहां पर बच्चा देखकर, सुनकर, यानी कि विजुअल, ऑडिटरी, कैनेस्थेटिक, टैक्टाइल, अपनी इंद्रियों का, अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके बच्चा काम करेगा। बच्चे को समय की छूट भी दोगे, मान लो बच्चा नहीं कर पा रहा है तो उसको थोड़ा छूट दे दो। ठीक है। उसको कैलकुलेटर दे दो, जैसे वो चाहे उसको, उसके लिए एडेप्टेशन पकड़ा दो। ठीक है। उसके लिए आप एडेप्टेशन दे दो जिससे कि बच्चा और अच्छा हो सके। उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, पाठ्यक्रम को सरल कर सकते हो। सरल कर दोगे और तो क्या होगा, बच्चा और अच्छे से सीख पाएगा। और बच्चे के लिए असिस्टिव टेक्नोलॉजीज लगा दोगे तो बच्चा स्पीच टू टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, इनके माध्यम से सीखेगा। ठीक है। टीचिंग स्ट्रेटजीज और टीएलएम का उपयोग कैसे करते हैं, भाई टीचिंग स्ट्रेटजीज की अगर बात कर लें तो वहां पर आप क्या करते हो, शिक्षण रणनीतियां। शिक्षण रणनीतियों में आप किसका इसका प्रयोग करते हो, सबसे पहले टास्क एनालिसिस का प्रयोग करते हो, शेपिंग का प्रयोग करते हो, चेनिंग का प्रयोग करते हो, प्रॉम्प्टिंग का प्रयोग करते हो। भाई शेपिंग भी होता है, चेनिंग भी होता है, चेनिंग भी फॉरवर्ड चेनिंग भी होता है, बैकवर्ड चेनिंग भी होता है, पीयर ट्यूटरिंग भी होता है, वहां पर आप टीएलएम का भी उपयोग करते हो। ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोग क्या करते हो, टीएलएम का उपयोग करके बच्चे को सिखा रहे होते हो। प्रोसेस मॉनिटरिंग क्या है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रोसेस मॉनिटरिंग यानी कि बच्चे की प्रगति की बराबर निगरानी कर, जहां पर ये आईपी के जो अल्पकालिक लक्ष्य हैं उसको सही किया जा सके। इसके तहत शिक्षक जो है दैनिक साप्ताहिक आधार पर बच्चे की चेकलिस्ट डेटा बनाए और बच्चे को प्रदर्शन के लिए अच्छा रिकॉर्ड बनाए। ठीक है। टर्म इंड इवैल्यूएशन यानी कि सत्र का अंत में जो मूल्यांकन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबमेटिव बोलते हैं। और जब उसको सबमेटिव बोलते हैं तो आपको पता है या तो हम 6 महीने में कर लें या तो 1 साल बाद करें। 6 महीने में करने वाला जहां पर हम बच्चे का एनुअल गोल निकालें और वहां पर बच्चे का मूल्यांकन करें, असेसमेंट करें। तो जब हम लास्ट में असेसमेंट करते हैं बच्चे का तो वहां पर हम जानते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा, क्या क्या सीखा, जो हमने लक्ष्य बनाए थे वो कितने प्रभावकारी रहे। और हम बच्चे को क्या देते हैं, टर्म एंड इवोल्यूशन में बच्चे को क्या देते हैं, बच्चे को हम देते हैं प्रमाण पत्र। बच्चे को हम देख लेते हैं कि बच्चा कहां तक सीख चुका है। ठीक है। ये हम लोग क्या करते हैं, समेटिव इवोल्यूशन में करते हैं। ठीक है। टीएलएम क्या है, आप सभी को पता है टीएलएम क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री। आप लोग जब बच्चे को लेसन प्लान करवाते हैं, लेसन प्लान की भी आपने फाइल बनाई है, तो वहां पर शिक्षण को और आसान और रोचक और बेहतर बनाने के लिए आप लोग टीएलएम का उपयोग करते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करते हैं, जहां पर आप कठिन अवधारणाओं को सरल भाषा में सिखाते हैं, सरल करके सिखाते हैं, रोचक तरीके से सिखाते हैं, मनोरंजन करके सिखाते हैं, जहां पर बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों स्पर्श करके, ठीक है, सीख सकता है और सीखा हुआ ज्ञान लंबे समय तक याद रख सकता है, लंबे समय तक याद रख सकता है। ये है भैया टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। आईसीटी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। कम्युनिकेशन में सहायता करती है, सीधी सी बात है, एएसी यानी कि ऑगमेंटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। ये एक प्रकार का जो है कह सकते हो कि भाई बच्चे को जो है
यहाँ पर बच्चे को बोलना सिखाती है, जो बच्चे बोल नहीं पाते उनके लिए जरूरी होती है। बच्चे के लिए स्क्रीन रीडर, दृष्टिबाधित बच्चे के लिए स्क्रीन रीडर होते हैं, उसका भी उपयोग आप कर सकते हो, जहाँ पर किताबें जो हैं या स्क्रीन जो है वहां पर हैंड फिराता रहेगा, हाथ को फिराता रहेगा और वो बोलती रहेगी, ठीक है, स्पीकर से आवाज आती रहेगी। यहाँ पर क्या होता है, बच्चा बहुत अच्छे से सीखता है, ठीक है, बच्चा बहुत अच्छे से सीखता है। आप बच्चे के लिए रुचि और ध्यान को बढ़ाने के लिए स्मार्टफोन, स्मार्ट बोर्ड का उपयोग कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि बच्चे को आप व्यस्त रखो, जितना आप व्यस्त रखोगे बच्चा उतना ही अच्छा हो जाएगा। आप किसी भी चीज को कस्टमाइज कर सकते हो, वर्कशीट बना सकते हो, इससे बच्चा क्या करेगा, तुरंत चीजों को सीखेगा और समझेगा, ठीक है। एचडी बच्चे के लिए टीएलएम, अगर ऑटिज्म बच्चा है उसके लिए टीएलएम, तो आप उसके लिए सबसे अच्छा टीएलएम होता है विजुअल शेड्यूल बोर्ड। उसके लिए आप क्या करो, आप चीजों को देख करके सिखाओ, फ्लैश कार्ड्स के माध्यम से सिखाओ, उसको आप जो है किसी वीडियो के माध्यम से सिखाओ, तो बच्चा बहुत अच्छे से सीखता है। आप उसको अगर इमोशन सिखाना चाहते हो तो भैया इमोशन सिखाने के लिए आप फ्लैश कार्ड का उपयोग कर लो, वहां पर बच्चा अपनी भावनाओं को, दूसरे की भावनाओं को, देखिए भावनाएं बच्चे के पास होती, बच्चा व्यक्त नहीं कर पाता, और व्यक्त जब कर पाएगा जब आप उसको सिखाओगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं आईडी बच्चों के लिए टीएलएम तैयार करना। अगर आईडी बच्चों के लिए टीएलएम आपको तैयार करना है तो बच्चे के लिए आपको मूर्त चीजों का उपयोग करना होगा, बच्चे के लिए आपको मूर्त चीजों का उपयोग करना होगा। जितनी ज्यादा आप वास्तविक चीजों का उपयोग करोगे उतना ही बच्चा अच्छी तरीके से सीखेगा। अगर आपको आईडी बच्चे को सिखाना है, ठीक है। लो कॉस्ट टीचिंग मटेरियल क्या होता है भाई, लो कॉस्ट क्या होगा, जहां पर आपका पैसा ना लगे, जहां पर आपका पैसा ना लगे, जैसे आइसक्रीम स्टिक होता है, आपने आइसक्रीम खाई उसको आपने घर पर रख लिया धुल करके, प्लास्टिक बोतल हुआ, ढक्कन हुआ, अखबार हुआ, पुस्तिकाएं हुई, कोई भी पत्रिकाएं हुई, माचिस का डिब्बा हुआ, ये सब क्या होता है, लो कॉस्ट होता है। यूज करने के बाद में हम इसको जो है इसका और अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में टेक्नोलॉजी आधारित टीचिंग टूल्स बताइए, तो टेक्नोलॉजी पर ये सारे टूल्स काम करते हैं। आपका एएससी काम करता है जो बच्चे की आवाज को बढ़ाता है, आपका जियो बोर्ड काम करता है, वॉइस टाइपिंग करता है, ठीक है। आपका टॉकिंग पेन होता है, आपके लिए जो भी बड़ी कीज होती, बड़ी बटन्स होती, वो भी, स्क्रीनिंग मैग्नीफायर भी होता है। तो ये सब जो है आपके टीचिंग टूल्स होते हैं। तो टोटल आपके 21 क्वेश्चंस यहाँ पर समाप्त किए गए। कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लेना, सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।